हेलो एवरीवन, इट्स देवेश एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। सो गाइज, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एमपीए का लास्ट चैप्टर। एमपीए जिसको नहीं पता तो भाई बीकॉम के लिए एसओएल ड्यू रेगुलर एनसीवेप की फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की जो सीरीज बन रही है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस की जो सीरीज बनाई जा रही है, इसका आज हम करवाने जा रहे हैं एक लास्ट चैप्टर। भाई ये चैप्टर लास्ट है, इसके बाद कोई नेक्स्ट लेक्चर नहीं आने वाला क्योंकि 21 लेक्चर है। इसके बाद पूरी बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो ये है फाइनल लेक्चर। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 21 जिसका नाम है इथिक्स एंड वैल्यूज। ठीक है, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो की सीरीज स्टार्ट करने से पहले जिसने इससे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो भाई पहले जाके आप उनको देख के आओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं पूरे 20 के 20 लेक्चर्स के और इसके भी। ठीक है, सारी प्लेलिस्ट बन चुकी है, जाके आप उसे वॉच कर सकते हो। आज हम करवाएंगे 21 लेक्चर, मीन्स आज हमारा लास्ट लेक्चर है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भाई और है, अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं या नोट्स बाय करने हैं तो आप मिनिमम अमाउंट पे करके नोट्स को बाय भी कर सकते हो। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करो कि भैया हमें नोट्स परचेज करने हैं, और मिनिमम अमाउंट पे करके 100 से 150 रुपये, भाई ज्यादा नहीं है। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम में नोट्स बन चुके हैं, आपको बाय करने हैं तो आप बाय कर सकते हो। ठीक है, जिसको बाय करने हैं मुझे फटाफट से डीएम करो। और आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 21 इथिक्स एंड वैल्यूज। इथिक्स एंड वैल्यूज का पहले आप मतलब समझेंगे, यहाँ पे मीनिंग समझेंगे। पहले तो हमने मीनिंग लिखा है, ethics is a branch of philosophy that deals with moral principles। देखो moral principles क्या होता है, ethics क्या होता है। जैसे कि ना ethics होता है आपकी सोच, ethics क्या होता है आपके कुछ ऐसे रूल्स जो खुद आपने ही बनाए हैं अपने लिए। वो आपकी सोच हो सकता है, वो आपके रूल्स हो सकता है, उसको ethics कहते हैं। जैसे कि मैंने अपने लिए एक इथिक्स बनाया, मैंने इथिक्स बनाया कि भाई मैं ना खाना खाने के बाद 3 घंटे तक पानी नहीं पीऊंगा। मैंने एक अपने लिए इथिक्स बनाया, अपने लिए खुद के लिए एक रूल बनाया, एक बिलीफ बनाया जिसपे मैं बिलीव करता हूँ कि मैं खाना खाने के 3 घंटे बाद पानी नहीं पीऊंगा। मैंने एक रूल ऐसे ही और बनाया कि अगर मैं जब बाहर से घर पर आऊंगा तो उस टाइम जब घर पे आऊंगा सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, आपके जैसे ही मैं घर पे आऊंगा पहले मैं रिलैक्स करूंगा, 1-2 घंटा टीवी देखूंगा, उसके बाद स्टडी करूंगा। मैंने एक रूल बनाया, किसके लिए, मैंने पर्सनल खुद के लिए रूल बनाया है। तो यहाँ पर हम अपने खुद के फिलोसोफर होते हैं। कह रहा है इथिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिलोसफी, ये एक फिलोसफी ब्रांच है दैट डील्स विद मोरल्स, जो अपने मोरल्स के साथ डील करता है। ठीक है, हमने जो खुद के लिए मोरल्स बनाए हैं, कुछ वैल्यूज बनाई है, उसके साथ डील करता है। प्रिंसिपल एंड वैल्यूज अपने कुछ सिद्धांत होते हैं, वैल्यूज, या फिर आप लिख सकते हो गाइडिंग ह्यूमन बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग। ये एक ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने में हेल्प करता है और अपने डिसीजंस लेने में हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, आपके कोई भी डिसीजन लेना है कि पहले आप खाना खाना चाहते हो या फिर पहले आप सोना चाहते हो, तो जो भी आपको डिसीजन लेना है आप उसमें अपनी हेल्प कर सकते हो। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे लिखा है इट प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क फॉर राइट एंड रॉन्ग एंड शेपिंग इंडिविजुअल एंड कोलेक्टिव कंडक्ट। कह रहा है कि जितने भी फ्रेमवर्क है, कोई हो सकता है आपको कोई डिसीजन लेना है, कोई गलत या सही में से आपको कुछ चॉइस करना है, तो वो राइट और रॉन्ग के बीच में आप डिसीजन ले सकते हो। सेकंड चीज यहाँ पे लिखा है एंड शेपिंग इंडिविजुअल, आप कोई भी इंडिविजुअल चीज को सोच सकते हो, समझ सकते हो, उसको एक शेप दे सकते हो। ठीक है, उसके साथ साथ आप कोई भी कोलेक्टिव कंडक्ट वगैरह है वो भी आप डिफाइन कर सकते हो। तो ये क्या होता है, ये आपके इथिक्स हैं जिसके ऊपर आप अपने रूल्स बनाते हो, जहां पर आप जैसा मन करे वैसा काम करने की ट्रस्ट करते हो, कोशिश करते हो। भाई 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 बाहर जाके बाहर जा, बाहर। हाँ जी, तो अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्कोप ऑफ इथिक्स। स्कोप ऑफ इथिक्स क्या है भाई, स्कोप में बताने वाला हूँ इथिक्स के जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो भी इसके स्कोप है वो क्या चीज है। पहली चीज होता है कि पर्सनल इथिक्स, हम खुद के लिए अपने पर्सनली रूल्स एंड रेगुलेशंस को बिल्ड करते हैं। हम ये देखते हैं कि जैसे मैंने अभी बताया कि मैं खाना खाऊंगा तो उसके बाद पानी नहीं पीऊंगा, ये मेरा पर्सनल मानना है। ठीक है, इसी तरह से आगे है कुछ यहाँ पे प्रोफेशनल इथिक्स, वो इथिक्स जहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन या जहां पर आप वर्क कर रहे हो, वो इंडस्ट्रीज के कुछ रूल है, कुछ मोरल्स हैं, वो आपको फुलफिल करने हैं। इंडस्ट्री में बोला गया कि आपको एक यूनिफॉर्म दी जाएगी, जिस यूनिफॉर्म में आपको सबको एक जैसा आना है, तो वो इथिक्स आपको फुलफिल करना पड़ेगा। आपको एक जैसी
ड्रेसिंग करनी पड़ेगी, उसी एक ड्रेस में आना पड़ेगा, तो वो पर्सनल इथिक्स नहीं होता, वो होता है प्रोफेशनल इथिक्स। फिर आता है सोशल इथिक्स, जहां पर आप समाज के अकॉर्डिंग काम करते हो। समाज में आपको इतनी ज्यादा छूट नहीं दे रखी कि आप चलते हुए किसी को भी शूट कर सको, किसी को भी चलते हुए आप गाली गलौज दे दो बिना मतलब के। तो ये क्या है, एक सोशल इथिक्स है कि रूल है सोशली कि आप किसी को ऐसे गाली गलौज नहीं दे सकते बिना वजह, ठीक है। और आपका खुद का भी एक बिलीव होता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे आगे मैं किसी को गाली वाली दूं, ठीक है, वो चीज। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भाई मेरी वीडियो खराब हो रही है, तुम लोग बाहर जाके खेलो और अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो भाई हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर हमारा 4th है, जिसके अंदर हमने लिखा है एनवायरमेंटल इथिक्स। एनवायरमेंटल इथिक्स वो इथिक्स होते हैं जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स में वो सारे फैक्टर्स आते हैं जो हमारे बिलीफ को, जो हमारे पर्सनल एक्सेप्शंस को इफेक्ट करते हैं इंटरनली, मतलब कि जैसे कि बैंकिंग सेक्टर हो गया, मार्केटिंग सेक्टर हो गया। और अगर हम बात करें आउटसोर्सिंग की, मीन्स हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है वो हमारे इथिक्स को टारगेट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वो हमारे हो सकते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, कोई बैंकर्स हो सकते हैं। तो ये हमारे कुछ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इथिक्स हो सकते हैं। तो इन्वायरमेंटल इथिक्स टाइप्स में बांटे गए हैं, 2 कैटेगरी होती है, इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिजनेस इथिक्स की। जब कोई भी काम आप कर रहे हो, आप कोई भी काम करते हो, आप कोई भी वर्क करते हो, तो उसमें आपके बिजनेस में वर्क जो करा जा रहा है वो इथिक्स होते हैं, ठीक है। बिजनेस किस तरह से ऑपरेट करा जा रहा है, बिजनेस में सारे डिसीजन कौन ले रहा है, लीडरशिप किसकी है और सुपरविजन कौन कर रहा है, ये इथिक्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, आप किस तरह से वर्क वगैरह करते हो। नेक्स्ट आता है बेनिफिट्स ऑफ एथिक्स। एथिक्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं, जब आप खुद के पर्सनली या प्रोफेशनली इथिक्स बिल्ड करते हो तो उससे फायदे भी होते हैं। फायदा ये होता है कि आपका ट्रस्ट एंड रेपुटेशंस बनती है। ट्रस्ट मतलब होता है विश्वास, रेपुटेशंस मतलब होता है आपकी एक गुडविल, एक वैल्यू बनती है कि जहां पर पता चलता है कि आपके ऊपर लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपके ऊपर लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा विश्वास करते हैं, आपकी मार्केट में एक वैल्यू बनी है, आपके ऊपर एक अच्छा ट्रस्ट है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, एक बार मेरे को क्या हुआ कि बायजूस ने ऑफर करा, बायजूस ने सॉरी अनअकैडमी ने ऑफर करा एज अ टीचर, आप हमारे चैनल पे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे पढ़ा सकते हो या नहीं पढ़ा सकते। मैंने बोला हाँ मैं पढ़ा सकता हूँ, बट मैंने एक्सेप्ट नहीं करा डिसीजन, क्योंकि भाई कुछ मेरे पर्सनल इथिक्स थे, तो उसकी वजह से मैंने उसको माना नहीं। बट उन्होंने कहा कि अगर मान लो हम आपको एक साइट बना के देते हैं, आपको अपनी साइट्स पर ही नोट्स बेचने होंगे, जैसे कि मैं नोट्स बेचता हूँ, मैं बोलता हूँ कि ये मेरा नंबर है, इस पर आप मैसेज करो जिनको नोट्स परचेज करने हैं। तो उन्होंने कहा कि हम एक साइट बना के देंगे, उस साइट पे आप अपने नोट्स को बेचोगे, उसका 30% जो होगा कलेक्शन वो हम रखेंगे, बाकी 70% आपको देंगे। मैंने बोला आप क्यों रखोगे, कह रहे हम आपको साइट ही इसलिए दे रहे हैं, हम आपको साइट इसीलिए बना के दे रहे हैं क्या कि तो जो भी बच्चे हैं आपको पर्सनल डीएम या मैसेज करके परेशान करते हैं, तो वो आपको नहीं करेंगे, सीधा डायरेक्ट साइट से लेंगे और 30% हमारे पास आ जाएगा, 70% आपके पास चला जाएगा। एक ऐसी साइट देंगे बना के। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ट्रस्ट एंड रेपुटेशन, उन्होंने कहा कि अब आपके ना ये बताओ कि पर डे के या पर ईयर या पर मंथ आपके कितने नोट्स बिक जाते हैं, और आपके नाम से आपको क्या लगता है, आपको कितना विश्वास है कि आपका नाम लेने से कितने लोग नोट्स बेचेंगे या नोट्स खरीदेंगे, ठीक है। तो भाई ये चीज होता है ट्रस्ट। मैंने बोला भाई मेरे ऊपर, मेरे नाम पर मेरे को विश्वास है कि मैं अगर बेचूंगा तो बहुत सारे लोग खरीदेंगे, ठीक है, बट मैं किसी के साथ कोलैब नहीं करना चाहता, तो वो बात अलग है, मैंने उसको मना करा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कस्टमर लॉयल्टी। कस्टमर लॉयल्टी क्या होता है, जहां पर कस्टमर एक लॉयल्टी के साथ चीजों को बाय करता है, जहां पर कस्टमर लॉयल होने चाहिए, जो ऐसे ना हो कि आज आपसे सामान खरीद के कल दूसरों के पास जाके तारीफ करें कि भाई तेरा सामान ज्यादा अच्छा है, पहले वाले का सामान बेकार था। तो कस्टमर लॉयल्टी बनाने के लिए आपको कुछ अपने इथिक्स डेवलप करने पड़ते हैं, जहां पर आप एक लॉयल कस्टमर्स की फैमिली गेन कर पाते हो। फिर लिखा है उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा रिस्क रिडक्शन। आपकी रिस्क जो है वो कम हो जाती है जब आप एक अच्छे इथिक्स पे, अच्छे मोरल्स पे काम करते हो। फिर लिखा है एम्प्लॉय मोरल्स। एम्प्लॉय को अच्छी एजुकेशंस देना, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग डेवलपमेंट कराना, एम्प्लॉय के कुछ जो छोटे मोटे तरह के ट्रेंड्स होते हैं वो डेवलप कराना, ताकि उनको एक स्किल आए, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी और बाकी चीजों से रिलेटेड भी, कस्टमर रिलेशनशिप करनी भी, ठीक है। तो ये सब चीजें की स्किल्स उनको डेवलप करवाना। फिर ये लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए हेल्पफुल होता है।
हमारा एक बार जो इथिक्स बन गया, हमने जो एक बार अपने दिमाग में एक रूल बना लिया कि मेरे को खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना 3 घंटा, तो वो रूल सदा बाहर चलेगा। जैसे मेरा एक रूल है कि मैं चाय नहीं पीता, तो मैं कितने साल हो गए, मैं 8 से 10 साल हो गए मैंने चाय को हाथ नहीं लगाया, तो भाई चाय नहीं पीता, तो एक रूल है। तो ये क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए चलता है। हमने एक इथिक्स अपने माइंड में वो सेट कर लिया है कि अगर मैं चाय पीऊंगा तो मुझे नुकसान करेगी, तो वही रूल अगर आज तक मेरा चल रहा है तो वो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एम ऑफ इथिक्स। इथिक्स के एम्स क्या होते हैं, इसके लक्ष्य क्या होते हैं। पहली चीज है मोरल, आपके वैल्यूज को डेवलप करने में हेल्प करता है, एम्प्लॉय की वैल्यूज को अडेप्ट करने में मदद करता है। गाइड बिहेवियर, आपके बिहेवियर को चेंज करने में हेल्प करता है। अगर आपका बिहेवियर रूड है, आप अपने कस्टमर से रूडली बिहेव करते हो, तब आपको धीरे धीरे समझ आएगा, जब आपके इथिक्स डेवलप होंगे ना, आपको जब पता चलेगा कि आपके रूड बिहेवियर की वजह से आपको नुकसान झेलना पड़ रहा है, तब आपका गाइड करेगा बिहेवियर चेंज करने के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रमोट फेयरनेस, मतलब कि चीजों को जैसा है वैसा ही दिखाया जाता है। फेयरनेस, चीजों को गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं करना, चीजों को क्लैरिटी के साथ रखना है, लोगों को उनके सामने सच्चाई बतानी है, तो फेयरनेस तरीके से जब आप उसका विज्ञापन करो तब। इनकरेज होता है, मतलब कि इसका एक एम है कि ये इनकरेज करने में हेल्प करता है। बिलीव्स को, कस्टमर लॉयल्टी को, डिसीजन मेकिंग को, हर चीज को इंक्रीज करता है। ठीक है, इंक्रीज अगर मान लो हो जाते हैं आपके एथिक्स, फिर आपका बिजनेस ग्रो करता है, फिर आपकी रेपुटेशन अच्छी होती है, जिसकी वजह से आपको अच्छा खासा बोनस और डिविडेंड देने के मिलता है। फिर आगे हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स क्या होते हैं। पहला प्रिंसिपल है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ऑटोनॉमी, फिर आता है बेनिफिट्स, फिर आता है नॉन मेलिफेंस, भाई उसके बाद आता है जस्टिस। ये कुछ टाइप्स हैं, प्रिंसिपल बोल सकते हो, सिद्धांत बोल सकते हो। ठीक है, ये कुछ टाइप्स होते हैं जहां पर इथिक्स जो है वर्क करता है। ठीक है, और इनके ऊपर ही इथिक्स टिका होता है। ऑटोनॉमी मीन्स होता है सेल्फ, कोई भी काम करा गया हो। बेनिफिशियल मतलब होता है कि जब आप कोई ऐसा काम करो जिससे आपके साथ साथ किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी अदर पर्सन का बेनिफिट होता है, तब। नॉन मेलिफिसेंस होता है कि जब आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जहां पर 2 जनों का भला हो रहा है, प्लस एक ऑर्गेनाइजेशन उसकी वजह से आपको डेवलपमेंट स्किल्स दे रही है और ऑर्गेनाइजेशन का हेल्प हो रहा है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन आपको आगे एज अ कैंडिडेट या एज अ कस्टमर या एज अ, आगे बोल सकते हो क्या बोलते हैं, बिजनेस में जब ज्यादा डेवलप कर जाता है, एक रेप्यूटेटेड पोस्ट पर देखना चाहे। ठीक है, उसके बाद देखा जस्टिस होता है, यहाँ पर चीजों को सही ढंग से दिखाया जाता है। न्यायशील प्रणाली होती है, एक तरह से कह सकते हो, जहां पर चीजों को हेरफेर नहीं किया जाता। अपने कुछ मोरल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको ऐड करने को कहा, कोई हानिकारक प्रोडक्ट कोई भी XYZ, ठीक है, इतने मार्केट में, तो उसमें आपका कुछ होगा अपना कि भाई मैं हानिकारक प्रोडक्ट की ऐड नहीं करता, ये सब चीजें जो है। ठीक है, फिर लिखा है उसके बाद सोर्स ऑफ इथिक्स। इथिक्स के सोर्स क्या क्या होते हैं। एथिक्स के बहुत सारे सोर्स होते हैं। पहला चीज तो होता है कि कल्चरल नॉर्म्स होता है, यहाँ पर कल्चरल के हिसाब से एथिक्स डेवलप होते हैं। आप किस सोसाइटी में रहते हो, आप किस जगह पर रहते हो, किस टीम के साथ या किस ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में रहते हो, तो उनके अकॉर्डिंग आपके एथिक्स डेवलप होंगे। फिर आएगा आपका रिलीजियंस, जो भी आपके रिलीजियंस है उनके अकॉर्डिंग आपके एथिक्स डेवलप होते हैं। या फिर आप बोल सकते हो ट्रेडिशनल, आपके एथिक्स डेवलप होते हैं, कोई भी ट्रेडिशनल चीज हो सकती है। ठीक है, आपके कुछ पारंपरिक कुछ भी कह सकते हो भाई। ठीक है, हिंदी वर्ड थोड़ी ज्यादा, तो भाई पारंपरिक बोलते हैं उसे, भाई मेरे को आता है। ठीक है, कोई भी पारंपरिक तौर तरीके, या फिर बोल सकते हो जो आपके पुराने जो भी आपके एथिक्स होंगे, रूल्स होंगे, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, फिर नीचे लिखा है उसके बाद मैंने नेक्स्ट पॉइंट इंडियन कल्चरल एंड एथिक्स। इंडिया में बहुत सारे इंडियन एथिक्स हैं जिनको आज भी लोग फॉलो करते हैं। जैसे होता है कर्मा धर्मा, काफी सारे इंस्टा पे बायो में लोगों ने डाला होता है कर्मा किंग, कर्मा ही धर्मा। ठीक है, तो भाई ऐसे बहुत सारी चीजें लिखते हैं। ठीक है, बिलीव इन कर्मा, तो इनका मतलब क्या होता है। धर्मा मतलब होता है धर्म, धर्म वो जो आपका करा गया है, आपके द्वारा काम करा जा रहा है, वो आपका धर्म है। तो ये मतलब होता है ड्यूटी। क्या होता है, धर्मा को एक्चुअल में एक लैटिन वर्ड में बोला जाए तो वो ड्यूटी होता है, मतलब कि कोई भी कार्य या कोई भी ऐसा काम जो आपके द्वारा करा गया। कर्मा, कर्मा मतलब जब उस काम को आप एक्शन में कन्वर्ट करते हो, जैसे लिखते हैं ना लोग बिलीव इन कर्मा, कर्मा में बिलीव करता है,
तो भाई बिलीव मतलब ये नहीं है कि आप अपने दिमाग में इमेजिन कर रहे हो कि बिलीव इन कर्मा, मैं कर्मा में बिलीव कर रहा हूँ, नहीं, वो कर्मा नहीं है। कर्मा एक्चुअल में वो है जब आप उस कार्य को एक्चुअल में हाथों से परफॉर्म कर रहे हो, एक्शन में ला रहे हो, उस पर अमल कर रहे हो। मैंने बोल दिया बिलीव इन कर्मा, मैं कर्मा में बिलीव करता हूँ कि मैं अमीर बन जाऊंगा एक टाइम पे, ऐसे अमीर नहीं बनूंगा। अगर आप बिलीव इन कर्मा कर रहे हो तो आपको उसके लिए मेहनत, हार्डवर्क, वर्कशिप करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो एक्शंस और वो कंसिक्वेंस आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है, वरना फिर आप काहे के कर्मा क्यों हो? आप कर्मा वर्मा नहीं हो, आप काम चोर हो उस जगह, ठीक है। अगर आप कर्मा में बिलीव करके आप काम नहीं करते तो आप क्या हो? काम चोर होगे। फिर आएगा उसके बाद अहिंसा। अहिंसा होता है नॉन वायलेंस, जो कि गांधी जी ने स्टार्ट किया था। नॉन वायलेंस मतलब कि हमें सादगी से, शांति से, बातों से ही आपका निपटारा करना है। हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी, हमें किसी से झगड़ा या पंगा मोल नहीं लेना, तो हमें ये सब चीजें नहीं करनी, हमें आसानी से काम करना है। ट्रूथ एंड ह्यूमिलिटी। ट्रूथ मतलब सच्चाई से काम करेंगे, ह्यूमिलिटी या हम्बलनेस कह सकते हो उसको, ईमानदारी से, सादगी से, लोगों का विश्वास जीतते हुए हमें काम करना है, ठीक है, सच्चाई से हमें काम करना है। तो ये है हमारे कुछ इंडियन कल्चर एथिक्स जो हम बिलीव करते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि भाई मैं बेईमानी का पैसा लेके कहाँ जाऊंगा, एक दिन तो सब ऊपर जाना है, कुछ लेकर तो जाना नहीं है, तो इतना पैसा अगर कमा रहा हूं तो मैं ईमानदारी का कमाऊंगा। कुछ लोगों की एक सेल्फ मोटिवेशन होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो इथिक्स होते हैं उनके, ठीक है। कुछ लोग कर देते हैं फिर भी। यहाँ पे लिखा है वैल्यूज। वैल्यूज क्या होती है? वैल्यूज वो सारे मूल्य, वो कीमती गुण, वो कीमती मूल्य जो आप अपने अंदर देखते हो, वो आपके वैल्यूज हैं, ठीक है। आप अगर ईमानदार हो, आप किसी से 1 रुपया उधार नहीं लेते हो, आप किसी का पैसा लेते हो तो टाइम पे चुकाते हो, जो टाइम पे बोला है, वो वैल्यूज है आपकी। वो क्या है? आपका एक कर्म है, आपका एक धर्म है, ठीक है। आप उसको सही से निभा रहे हो। कुछ लोग होते हैं जो लीचड़पंती करते हैं पैसा लेने के बाद और फिर बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, वो वैल्यूज नहीं होती, ठीक है। कह रहा है फंडामेंटल बिलीव, एक अपना खुद का बिलीव एंड प्रिंसिपल्स दैट गाइड, जो आपको गाइड करता है आपके बिहेवियर, आपके डिसीजन मेकिंग पावर्स को, वो होता है वैल्यूज। कह रहा है वैल्यूज के फ्यूचर होते हैं इंड्योरिंग। इंड्योरिंग होता है कि जो लंबे टाइम तक सेम रहे, जो कंस्टेंट रहे। जब आप किसी से कोई पैसा लो तो आप उसको उधार भी करो टाइम पे। सब्जेक्टिव होता है, यहाँ पर कुछ उद्देश्य इसके होते हैं, बिना उद्देश्य के वैल्यूज नहीं होती कोई। उसके बाद लिखा इन्फ्लुएंस करता है और आपको सिखाता है, आपको इन्फ्लुएंस करता है कि आप अगर गलत काम करने जा रहे हो तो अंदर से एक बार झकझोर आएगा, अंदर से एक बार बताएगा कि भाई ये गलत है, इस चीज को आपको नहीं करना चाहिए। आप किसी को परेशान करने जा रहे हो, आप किसी को मारने जा रहे हो, तो उससे पहले वो जरूर आपको वैल्यूज आपकी हर्ट होती हैं। फिर हम बात करते हैं लर्न की। लर्न मतलब कि सीखना। आप उन वैल्यू से सीखते हो चीजें नई नई डेवलप कैसे करें, और भी चीजें सीखते हो, कैसे पेश आए, अपना बिहेवियर कैसे ठीक करें, वो टाइप्स ऑफ वैल्यूज। अब हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स की वैल्यूज होती हैं, वैल्यूज कौन कौन सी हैं, कैसे कैसे टाइप की होती है, वो सारा हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। तो बेसिकली मैंने जो लिखा है बोर्ड पे, उसमें मैंने सिर्फ 3 टाइप की वैल्यू बताई है। इसके बाद अभी मिटाऊंगा, फिर लिखवाऊंगा, तब आपको और वैल्यूज पता चलेंगे। पहले लिखिए मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू होती है हैप्पीनेस और लव के अकॉर्डिंग। जब भी आप खुश होते हो, प्रसन्न होते हो, आपका खूब सारा फैमिली अच्छा रिलेशन होता है, प्यार से सारे रह रहे हैं, अच्छे खासे आपके चिल्ड्रन हैं, पूरी फैमिली है, तो वो लव एंड हैप्पीनेस जो है वो इंसेंट्रिक वैल्यूज होती है। हमारे अंदर एक खुशी की भावना होती है कि चलो हम जो काम कर रहे हो किसी के लिए कर रहे हैं तो कोई तो उससे खुश है, तो वो हैप्पीनेस एंड लव। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू वो वैल्यू होती है जहां पर हम मनी एंड एजुकेशन के लिए काम करते हैं। जैसे अभी स्टूडेंट लाइफ में बेसिकली इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज का होती है ज्यादातर। अभी जो आपकी वैल्यूज है वो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज है, मींस आप अभी पैसा कमाना चाहते हो, आप अभी स्टडी करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आती है, यहाँ पे मैंने लिखा है टर्मिनल वैल्यूज, जिसके अंदर लिखा है सक्सेस एंड पीस। जहां पर एक ऐसी वैल्यू जो जब हम बहुत ही ज्यादा डेवलप हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं, एक रिच पीपल बन गए हैं, तो उनको क्या चाहिए होता है, उनको अपनी लाइफ में सक्सेस जो उनको मिल चुकी है, फिर वो अपना शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं कि मेरे को किसी से लेना देना नहीं है, बस मैं शांति से अपना जीवन काट सकूं, ठीक है। तो ये चीज होती है हमारी सक्सेस एंड पीस, ठीक है। तो ये हमारी टर्मिनल वैल्यूज। अब मैं इसके बाद थोड़े पॉइंट रह गए वो लिखवाने वाला हूं, तो आप इसको उतार लो फटाफट। तो अब आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है भाई वो ये है
कि जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने अभी आपको टाइप्स ऑफ मोरल, टाइप्स ऑफ वैल्यूज बताई थी, तो उसमें से कुछ मैंने 3 टाइप्स की वैल्यू बताई थी। एक लास्ट हमारी 4th टाइप की वैल्यू है जिसका नाम है मोरल वैल्यू। ये रही मोरल वैल्यू। क्या होती है? जहां पर एक ईमानदारी और एक फेयरनेस, मतलब कि पहली चीज तो हम ऑनेस्टी, ईमानदारी एंड फेयरनेस, काम को क्लैरिटी से करना और क्लैरिटी से बताना या समझाना सीखते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर कोई धोखाधड़ी नहीं करनी, हमें जो चीज है वैसी ही बतानी होती है। तो हमारे अंदर इस तरह का एक वैल्यू डेवलप करते हैं। फिर हमने पढ़ा सोर्स ऑफ वैल्यूज। वैल्यू के सोर्स क्या क्या होते हैं, कि वैल्यू कहाँ कहाँ से आ सकती है। तो भाई देखो, एक इंसान जब छोटा होता है ना, जब कोई छोटा बच्चा होता है तो उसको काफी सारे लोग ट्रेन करते हैं, जैसे कि फैमिली वाले, स्कूल टीचर, दोस्त उसके, है ना, और उसकी वाइफ, और भी बहुत सारे लोग हैं जो डेवलप करते ही रहते हैं वैल्यूज तो कुछ ना कुछ। ठीक है, हमें कोई ना कोई जो दोस्ती, हमें जो फ्रेंड होते हैं, फ्रेंड मतलब दोस्त, दोस्त मतलब दोस्ती। तो हमारे अंदर ये भावना कब आती है कि दोस्ती मतलब होता है जब हम किसी से फ्रेंडशिप करते हैं तो उसके साथ निभाना, या फिर उसको चीट ना करना, या फिर उसको धोखा ना देना, क्योंकि वो हमारा दोस्त है। ये हमारे दिमाग में बैठ जाता है, दोस्त है तो मतलब हमारा वो पक्का बेस्ट फ्रेंड है और हमें उसको चीट नहीं करना होता। जो हमारे दुश्मन होते हैं, जो हमारे राइवल होते हैं, हमें उन्हें चीट करना होता है, उन्हें हराना होता है। तो ये हराना जीतना भावना कहाँ से आई? जब हम छोटे होते हैं ना, तब ये दोस्तों से पता चलता है, धीरे धीरे हम सीखते हैं। तो यही चीज तो है जो सोर्स ऑफ वैल्यूज होती हैं, जहां से हमारे ये वैल्यू के सोर्स उत्पन्न होते हैं। तो पहली चीज होती है फैमिली। फैमिली हमें ये सब चीजें सिखाती है कि अपना कोई दोस्त बनाओ, आपने काम ऐसा करो, कोई ये आपका दुश्मन है, ये आपसे गद्दारी करेगा, ये आपको ठीक है। तो ये चीजें कौन सिखाता है? पहले फैमिली। ठीक है, फिर आता है कल्चर, हमें ना ये एनवायरनमेंट जो है ना, नेचर जो है, ये सिखाता है। फिर आता है रिलीजियंस, आपके धर्म, जाति वगैरह पे भी आपको सिखाया जाता है। आप छोटे होते हो, आपको नहीं पता होता आपका कौन सा धर्म है, कौन सा मजहब है, कौन सा क्या है, बट आपको सिखाया जाता है। अगर आप हिंदू हो तो आप हिंदू से बात कर सकते हो, मुसलमान आपको धोखा देंगे, फिर मुसलमान को सिखाया जाता है कि वो हिंदू है, वो धोखा दे सकता है। तो ये चीजें बचपन से लोगों के दिमाग में, माइंडसेट में भरी जाती है। तो ये रिलीजियंस, धर्म के प्रति एकता, अखंडता, ये सब सिखाई जाती है। फिर आता है एजुकेशन और पीस। एजुकेशन मतलब स्कूल टीचर्स, या स्कूल टीचर, ट्यूशन टीचर, या कोई भी टीचर हो किसी भी तरह का जो आपको सिखा रहा हो, जो आपको कुछ सिखाएगा वो आपका टीचर होगा, एजुकेशन होगा। ठीक है, तो वो एजुकेशन, वो पढ़ाई के जरिए हम सीखते हैं। हमारे मोरल्स और वैल्यूज डेवलप कैसे होते हैं? हमारे एजुकेशन के जरिए। फिर आता है पीस के जरिए। पीर मतलब होते हैं कि आपके रिलेटिव सर्कल के अंदर जो ग्रुप्स बने हुए हैं, जहां पर आप अपने फ्रेंड सर्कल देख सकते हो, आप अपने टीम मेंबर को देख सकते हो, आप स्कूल्स में अपने स्टूडेंट्स के ग्रुप को देख सकते हो। तो वो जो ग्रुप बने हुए हैं ना अलग अलग, वो आपको वैल्यू सिखाते हैं, वैल्यू सिखाते हैं। ठीक है, अब नीचे मैंने लिखा है सब मैनेजमेंट फ्रॉम इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर्स की वजह से हमें क्या क्या वैल्यूज आई हैं वो नीचे थोड़ा सा हम पढ़ने वाले हैं। देखो, हमें ना ये वैल्यूज वगैरह हमें शुरू में नहीं पता होती, हमें बचपन से भी नहीं पता होती, हमारे पुराणों में चलती हुई आ रही है। तो कोई अगर मुस्लिम है तो उसके कुरान वगैरह से आई होगी, कोई हिंदू है तो भगवत गीता वगैरह से आई होगी। तो इसी तरह से हमें जो वैल्यूज वगैरह, ये जो मोह, माया, धर्म, प्यार, गुस्सा, क्रोध, ये जितने भी भावनाएं हैं हमारे अंदर, ये कहाँ से आती है? ये हमें सीखने से आती है। कहाँ से सीखा हमने? या तो अपने पेरेंट्स से सीखा, पेरेंट्स ने कहाँ से सीखा होगा? ये उनके पेरेंट्स से, उनके पेरेंट्स से, मतलब ऐसे करते करते। और सबसे जो स्टार्टिंग से आई है वो कहाँ से आई है? वो आई है इन ग्रंथों से, इन वेदों से, इन बुक्स से, इन बुकों से आई है। ठीक है, हमने शुरू में देखा था कि राम जी थे, रामायण थी, राम जी की सीता थी, जो सीता देवी थी, तो सीता को कौन ले गए थे? रावण जी ले गए थे उठा के। ठीक है, लंका में। तो हमें क्या आया कि गुस्सा आया कि रावण ले गया सीता को जबकि वो राम की थी, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ? राम ने बदला लिया। तो बदला मतलब रिवेंज। हमें एक वैल्यू सीखने को मिली कि हमारी कोई चीज को ले जाए तो हमें उस पर गुस्सा करना चाहिए। तो ये सब चीजें कहाँ से आई? ये बुक्स से आई। तो ऐसे ही हमारी बुक्स वैल्यूज हमारी डिफाइन करने में हेल्प करती है। तो लॉर्ड विघ्नहर्ता, लॉर्ड विघ्नहर्ता कौन होता है भाई? इसका नाम तो हमने सुना नहीं है भाई, ये होते हैं गणेश। अब बोलो, सुना है? विघ्नहर्ता कौन होता है? गणेश। भाई गणेश से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है? गणेश से हमें पावरफुलनेस सीखने को मिलती है, शक्ति। फिर आता है दूसरा रिसोर्सफुल
नेस, अपने पास पूरे संसाधन है तो उसका आप पूरा बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करो, जैसे गणेश जी ने राक्षसों का दहन करते टाइम किया था। तो ये उनकी किताब से सीखने को मिला, वो वैल्यू सीखने को मिली। नेक्स्ट आता है लॉर्ड हनुमान। ये आपके बुक में पॉइंट दिए हुए हैं तभी मैं आपको बता रहा हूँ। लॉर्ड हनुमान से आपको क्या सीखने को मिलता है? करेज। करेज मतलब वो साहस, वो जिगरा, जो वो सीता मैया को वो समुद्र पार करके इतनी दूर मिलने गए थे, वो करेज। और दुश्मनों से जो लड़े थे वो डेवोशन। डेवोशन मतलब होता है कि आत्म प्रेम, दूसरों के लिए त्याग कर देना, वो त्याग वो सीखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद सेल्फलेसनेस। सेल्फ एक तो होता है सेल्फिशनेस। सेल्फिश मतलब जो दूसरों पर सेल्फिश रहे, मतलब कि जो दूसरों का भला ना चाहता हो, वो सेल्फिश। बट ये सेल्फलेसनेस लिखा है, अपने भला ना चाहने वाला, दूसरों का हित चाहने वाला, सेल्फलेसनेस। ठीक है, फिर आता है संत कबीर। संत कबीर के दोहे आपने पढ़े होंगे, सुने कहे कबीर सुने भाई साधो। ठीक है, तो ये सब बहुत जो कबीर के दोहे वगैरह हैं। ठीक है, तो इन्होंने भी कुछ बताई थी, इन्होंने सिखाया था हमें ह्यूमिलिटी, फोकस ऑन इनर वैल्यूज, अपनी अंदरूनी शक्ति पे, अपनी इनर वैल्यूज पे, उस पे काम करो। ठीक है, और अपनी ह्यूमिलिटी से रहो, लोगों की हेल्प करो, मदद करो। ठीक है, और इतना ज्यादा मदद मत करो कि दूसरा आपको लेके डूब जाए, तो इतना ज्यादा भी मदद ना करो। ठीक है, तो ये सब वैल्यूज कल्चरल हमारे इंडिया में जहाँ से आए हैं, ये बुक्स से आए हैं और पुराने टाइम से चलते आए हैं, उन्हीं को सीख के आज हम उन्हीं पे वर्क कर रहे हैं और आज भी हम इनको अपनाते हैं। जैसे हमको गुस्सा आता है, गुस्सा आना आज का वैल्यू नहीं है, ये आपका खुद का आज का वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू पहले से आ रही है। आपके पेरेंट्स को भी आता था, तब आपको आया होगा ना, आपने पेरेंट्स से सीखा, कोई गलत करे तो गुस्सा करना चाहिए, तो वो वैल्यूज वहां से आई। पेरेंट्स को कैसे आई? उनके पेरेंट्स से, उनको पेरेंट्स को कैसे आई? सोर्स कहाँ से आया, स्टार्टिंग कहाँ से हुई इसकी? ये हुई हमारी भगवत गीता से, रामायण से, पुराणों से, तो ये सब इनसे आई है। तो कहने का मतलब है इथिक्स एंड वैल्यूज हमारी जो चलती आ रही है, वो एक तरह का हमारा आइडियोलॉजी है, जहाँ पर हम सीखते हैं, डेवलप करते हैं अपना ह्यूमन ब्रेन को, अपने बिहेवियर को, ये हमें डेवलप करना सिखाता है। और यहाँ पर ही आपका पूरा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। तो भाई इसी के साथ बीकॉम की सेमेस्टर 3rd, 1st और 5th की जो बुक चल रही थी हमारी एमपीए की मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन की बुक पूरी कंप्लीट हो गई है, खत्म हो चुकी है। कोई नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट चैप्टर नहीं आएगा, आज हमारा फाइनल लास्ट लेक्चर था, आज के बाद कोई इसके लेक्चर नहीं आएगा। ठीक है, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। किसी को नोट्स बाय करने हैं तो इस पे मुझे मैसेज करो, पर्सनली डीएम करो कि भैया हमें नोट्स परचेज करने हैं। एग्जाम से पहले नोट्स ले लोगे तो भाई बहुत बेनिफिशियल रहेगा, सारे चैप्टर्स के नोट्स मिल जाएंगे। एक चीज और बता दूं, जितनी भी सीरीज हमारी बन रही है प्लेलिस्ट में यूट्यूब पे पड़ी हुई है, चाहे वो बिजनेस लॉ हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो, साइबर क्राइम एंड लॉ हो, ई कॉमर्स हो, जितनी भी बुक्स हैं बीकॉम की, सारे के नोट्स अवेलेबल हैं, सारी बुक्स के नोट्स अवेलेबल हैं। जिसके भी नोट्स परचेज करने हैं डीएम करो, ये नंबर मेरा। ठीक है, और इससे पहले के लेक्चर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में पूरे 21 लेक्चर के लिंक डाल दूंगा, जाके आप वॉच कर लेना, देख लेना उन्हें भी। ठीक है, और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। और भाई अब इसके बाद नेक्स्ट नई सीरीज कौन सी लाएं कमेंट में बता देना, कुछ अच्छा लगा, कुछ मेरे लिए फेवर वगैरह, एडवाइस वगैरह, वो भी डिस्क्रिप्शन में कमेंट में बता देना, मैं देखूंगा, रिप्लाई जरूर करूंगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट सीरीज जो आएगी वो आएगी ईवीएस की, इन्वायरमेंटल साइंस की, कल से स्टार्ट कर देंगे वो भी, और एग्जाम से पहले खत्म करवा देंगे। अभी के लिए तो नहीं, थैंक यू, कीप वॉचिंग। अब आप इसको उतार लो, बाय।